शीतल ने चली 3 बड़ी और गिनहोनी चाल ताकि वो तुड़वा दे परशुराम और शालिनी का रिश्ता। शीतल ने इतनी सारी गलतफहमियां पैदा कर दी है शालिनी और परशुराम के बीच में कि अब परशुराम और शालिनी का एक दूसरे से बात करना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और यहीं पर ही शीतल रुकने नहीं वाली। शीतल कुछ ऐसा करेगी जिससे शालिनी सीधे जाने वाली है जेल की सलाखों के पीछे और परशुराम ना चाहते हुए भी शीतल को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि शीतल ने ना केवल उसकी जान बचाई है बल्कि शीतल ने परशुराम के नाम पे सिंदूर भरा है, अपने गले में मंगलसूत्र पहना है और इतने सालों तक किसी और से शादी तक नहीं करी, किसी भी लड़के से नाजायज रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन क्या शीतल का ये प्यार कामयाब भी हो पाएगा या फिर परशुराम फिर से लौट कर जाने वाला है शालिनी देशमुख के पास? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बब्बर से। बब्बर सीधे फोन घुमाता है शीतल को और उसे बता देता है कि शालिनी को उसकी बहन नंदिनी दीक्षित ने बेल करवा दी है। यह बात सुन के शीतल के पांव तले जमीन खिसक जाती है और उसी वक्त परशुराम पूछ रहा होता है कि शीतल किसका फोन है तुम्हें? शीतल कहती है अरे वो मेरे रिलेटिव का फोन है। उसी वक्त परशुराम कहता है कि मुझे अभी के अभी मेरे घर ले चलो, मुझे शालिनी से बातचीत करनी है। शीतल कहती है व्हाट, तुम शालिनी से बातचीत करना चाहते हो? नहीं 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 शिव, मैं तुम्हें वहां पर भेज ही नहीं सकती, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है लेकिन क्यों? मुझे अपनी पत्नी से मिलना है और जो भी बातें तुमने मुझसे कही वह चार्जशीट वाली बात और बाकी सारी बातें मुझे उससे पूछ के कंफर्म करना है कि यह बात सच है या नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। शालिनी कहती है कि मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दे सकती शिव, क्योंकि शालिनी ने तुम पर गोली चलाई है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और तुम अगर वापस से उसके पास जाओगे तो तुम्हें जान से मार देगी। मैं तुम्हें वापस से नहीं खो सकती। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया है। मैं अपने कंधों पे तुम्हें लेकर उस पहाड़ी पे घूम रही थी और अचानक से कार वाला आया, इसीलिए हम दोनों सुरक्षित हॉस्पिटल में पहुंच पाए। नहीं तो डॉक्टर से पूछ लेना, अगर तुम थोड़े से भी लेट हो जाते ना शिव तो तुम बच नहीं पाते और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। वो शालिनी को जो करना है वो करे, हमें तो उससे बदला भी नहीं लेना, हमें तो बस हमारी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है शिव। और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे दोनों ही बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी, उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं होने दूंगी, उन्हें ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि मैं उनकी सौतेली माँ हूँ। इस वक्त तक परशुराम कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे शालिनी से तो मिलना ही पड़ेगा, मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा। शीतल कहती है कि देखो शिव, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम शालिनी से मिलने जाना चाहते हो ना तो तुम जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि तुम्हें रेस्ट की आवश्यकता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नर्स आ जाती है जो कि परशुराम को कहती है कि सर आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया है, तो आप कृपया करके हमारे साथ चल चलिए। शीतल कहती है कि एक बार तुम ठीक हो जाओ शिव, उसके बाद मैं खुद तुम्हें शालिनी के घर पे ले जाऊंगी। खैर परशुराम के वहां से जाते ही शीतल सीधे फोन घुमाती है बब्बर को। शीतल बब्बर से कहती है कि बब्बर मुझे अभी के अभी एक लड़का चाहिए, एक हैंडसम सा लड़का जिसकी बॉडी और फिजिक अच्छी होनी चाहिए, एज करीब शालिनी के आसपास होनी चाहिए। बब्बर कहता है लेकिन क्यों, आपको ये सब क्यों चाहिए? उसी वक्त शीतल कहती है कि एक लव ट्रायंगल करना है, यानी उसे शालिनी का बॉयफ्रेंड बनाकर शिव प्रसाद देशमुख के सामने प्रस्तुत करना है ताकि शालिनी के चरित्र पर दाग लग सके। और जब शालिनी के चरित्र पर दाग लग जाएंगे और शिव को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि शालिनी का सही में एक अफेयर चल रहा है, तो परशुराम कभी भी उसके पास लौट कर नहीं जाएगा। बब्बर कहता है कि वाह मैडम वाह, दिमाग तो बहुत बढ़िया चलाती है आप। शीतल कहती है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो और एक हैंडसम से इंसान को जल्दी से तैयार करो। परिस्थिति कुछ ऐसी बना देनी है कि सभी लोगों को ये लगने लगे कि शालिनी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसी के कहने पर शालिनी ने शिव प्रसाद देशमुख पर गोली चलाई और उसके बाद शालिनी को जेल जाने से उसकी बहन नंदिनी दीक्षित भी नहीं रोक सकती। अगले ही सीन में हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जो कि लेटे लेटे अपनी पुरानी चीजों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से शालिनी देशमुख ने उस पर गोली चलाई और यह चीज शिव प्रसाद देशमुख ने अपनी आंखों से देखी है। तभी तो शीतल की बात पे यकीन कर रहा है, नहीं तो वो जानता है कि शीतल कितनी बड़ी बड़ी चाल चल चुकी है और शीतल ने पहले भी शिव प्रसाद देशमुख को मारने की कोशिश करी है, लेकिन शालिनी ने तो मुझ पर गोली ही चला दी। परशुराम अपने आप से ही पूछ रहा होता है कि क्या शालिनी, क्या तुम्हारा सही में किसी के साथ अफेयर चल रहा है? मिसेस तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कहीं ना कहीं परशुराम की आंखों से आंसू भी बहना शुरू हो जाते हैं और इस तरफ भी हम शालिनी को देखते हैं जो कि रो रही होती है। वह शिव प्रसाद देशमुख के कपड़ों को देखती है और अपने आंसू बहाने लगती है, क्योंकि वह शिव प्रसाद देशमुख से बहुत ज्यादा प्यार करा करती थी। क्या वो करा करती है, लेकिन उसे पता है कि अब शिव प्रसाद देशमुख उसकी जिंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि उसने गलती से शिव प्रसाद देशमुख पर ही गोली चला दी। उसको गोली से मारना तो उन गुंडों को था ताकि वो अपने पति को बचा सके, लेकिन वही अपने पति के मौत का कारण बनी। हालांकि अभी तक शिव प्रसाद देशमुख की लाश नहीं मिली है, इसीलिए शालिनी को थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी सही लेकिन उम्मीद जरूर है कि शिव प्रसाद देशमुख वापस आएंगे। यहाँ पर उसके दोनों ही बच्चे रो रहे होते हैं। शालिनी दोनों
दोनों को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते बच्चों, वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो जल्द ही लौट कर आएंगे, जल्द से जल्द लौट कर आएंगे। इसके बाद पूरी पैकिंग हो जाती है और शालिनी अपने बंगलों से बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि नंदिनी टैक्सी वैक्सी के साथ तैयार होती है और कह रही होती है कि चलो अभी के अभी हमें फ्लाइट पकड़ के घर पे जाना है। लेकिन शालिनी साफ इनकार कर देती है। शालिनी कहती है कि मल्हार दीक्षित के पैसों से खरीदी गई फ्लाइट की टिकट पे ये शालिनी नहीं बैठने वाली, कभी भी नहीं बैठने वाली। नंदिनी कहती है कि शालिनी इतना तो ईगो पे मत लो, वो तुम्हारे ही पापा है, वो हमारे पापा है। शालिनी कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि इन सारी चीजों का परिणाम क्या होने वाला है। वैसे ही मेरे चरित्र पे बहुत दाग लग रहे दीदी, तुम बस मेरा साथ दो, क्योंकि मैंने अपने पति को जान से नहीं मारा है, मैं तो उन गुंडों से अपने पति को बचा रही थी। और रही बात मुंबई पहुंचने की ना, तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली है, मैं जनरल डिब्बे में अपने दोनों ही बच्चों के साथ मुंबई पहुंच जाऊंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो दीदी, तुम बस मुझे बचा लेना, तुम मेरा साथ देना, तुम सच का साथ देना। नंदिनी कहती कि शालिनी जिद मत करो, जिद को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लेकिन शालिनी नहीं मानती है, वो अपनी बातों पे कायम रहती है। वो कहती है कि अगर आज शिव जिंदा होते, यानी अगर हमारे बीच होते ना, तो वो कभी भी मल्हार दीक्षित के पैसों से फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करते और ना ही उनके पैसों से कुछ भी काम करते, तो भला मैं कैसे कर सकती हूँ। नंदिनी को समझ में आ जाता है कि शालिनी मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए नंदिनी कहती है कि ठीक है, हैप्पी जर्नी और जल्दी से जल्दी तुम मुंबई पहुंच जाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ पर किस्मत भी कुछ ऐसा खेल खेलती है कि शालिनी जिस टैक्सी में जा रही होती है, उसी की बगल वाली टैक्सी से परशुराम आ रहा होता है। अगर शालिनी थोड़ी सी देर, कम से कम अगर 5 मिनट और रुक जाती ना, तो वो अपने पति से मिल लेती, लेकिन वो अपने पति से नहीं मिल पाती है। अब परशुराम यहाँ पर कैसे पहुंच गया, वो तो डॉक्टर्स के पास था, तो परशुराम बार बार शालिनी का ख्याल सोच रहा होता है, इसीलिए वो निर्णय लेता है कि वो अभी के अभी बंगलों में जाएगा और शालिनी से बातचीत करेगा। और वो बुरी से बुरी हालत में भी लंगड़ाते हुए एक लकड़ी के सहारे से टैक्सी बुक करता है और टैक्सी में बैठकर सीधे पहुंच जाता है बंगलों में। लेकिन वही किस्मत का खेल तो यही था कि शालिनी वहां से चली गई और परशुराम वहां पर पहुंच गया। परशुराम गेट को खोलता है, लंगड़ाते लंगड़ाते शालिनी और अपने दोनों ही बच्चों के नाम चिल्ला रहा होता है, शालिनी, चिंटू, पीहू, कहाँ हो तुम, तुम्हारे पा आ गए। लेकिन उसे कहीं से भी आवाज नहीं आती। वो देखता है कि यहाँ पर तो माहौल चकपक है, यानी सारे कपड़े वपड़े पैक करके वह लोग तो जा चुके हैं। यह देखकर परशुराम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। परशुराम के दिमाग में शीतल की ही बातें सुनने लगती है, यानी चलने लगती है। वह लंगड़ाते लंगड़ाते गार्डन में आता है और रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि शालिनी तुम कहाँ चली गई, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इतने में वहाँ पे आ जाती है शीतल। शीतल देख रही होती है कि परशुराम कितने ज्यादा दर्द में है, इसलिए शीतल उससे गले मिलती है। अब शीतल को हम कितना भी बुरा भला क्यों ना कह रहे, लेकिन शीतल आखिर में परशुराम से प्यार तो बहुत ज्यादा करती है, बिल्कुल शालिनी जितना ही, बस उसके प्यार करने का तरीका थोड़ा गलत है। इस वक्त परशुराम का सहारा और कोई नहीं बल्कि शीतल थी। एक तरफ तो परशुराम का सहारा शीतल बन जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शालिनी को, जो कि ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठकर रो रही होती है। उसके दिमाग में वही ख्यालात चल रहे होते हैं जो कि उसने अपने पति शिव प्रसाद देशमुख के साथ में बिताए थे। वह सारे ही सपने, वह सारे ही उम्मीदें, फ्यूचर की प्लानिंग, छोटी मोटी नोकझोंक, वो सारी चीजें शालिनी के दिमाग में चल रही होती है। और जैसे जैसे दिमाग में चलती है, उससे 2 गुना तेजी गति से उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसके दोनों बच्चे भी इस वक्त तक रो रहे होते हैं। भले उनमें ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतनी तो समझ है कि अगर उसकी आई रो रही है तो कुछ तो बुरा हुआ है, उसके पा के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। शालिनी का इस वक्त तक कुछ भी सहारा नहीं होता है। उसी वक्त उसे कॉल आ जाता है उसकी आई का। शालिनी अपनी आई का कॉल उठाती है और वापस से रोना शुरू कर देती है। शालिनी की आई कहती है कि शालिनी तू रिहा हो गई, तुझे कोर्ट वालों ने छोड़ दिया। उसी वक्त शालिनी कहती है कि आई तू ये क्या बात कर रही है, मैंने अपने पति का खून नहीं किया है जो कि अदालत मुझे वहां पर रोक के रखेगी। वो सारी चीजें एक एक्सीडेंट थी, एक एक्सीडेंट। मैं अपने पति को बचाना चाह रही थी, मैंने गन उठाई और गुंडे पर गोली चलाई, लेकिन पता नहीं कैसे वह गोली मेरे पति शिव प्रसाद देशमुख पे लग गई। इस वक्त तक शालिनी की आई कहती तू टेंशन मत ले, तो अभी के अभी हमारे घर पे आ जा, जल्दी से जल्दी, नंदिनी तुझे बचा लेगी, मेरी नंदिनी से बात हो गई है। शालिनी कहती है कि नंदिनी दीदी ही आई थी मुझे बचाने के लिए। उसके बाद शालिनी अपना दर्द बयां करने लगती है और शालिनी की आई को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है अपनी बेटी के लिए। खैर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।